बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। यूजुअली जब सुबह मैं आती हूँ मेकअप रूम में तो कोशिश ही होती है कि पूरी दुनिया का अहवाल जाने, तो डिफरेंट चैनल्स पर जो है वो मॉर्निंग शो स्टार्ट होते हैं तो देखा जाता है। सो अभी जो एक अगर हम हालात हाज़िरा देखें तो कोशिश ये की जा रही है कि मामलात जो हैं वो अच्छे बेहतर करने की कोशिश की जाए। मैं पाक भारत तनाज़ुर में बात कर रही हूँ। सो भारत की जानिब से मैं ना मानूँ और वो ज़िद्दी बच्चे वाला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है और वो मेरे ख्याल से अपनी शिकस्त कबूल करने से जो है वो इनकार किया जा रहा है। खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पर ख़ासा रोल भी अदा कर रहे हैं और अब उनकी तरफ से तो डिनर की भी बात की जा रही है कि दोनों मुल्कों को खाने पे बैठने की ज़रूरत है, इशाई की ज़रूरत है, डिनर की बात की जा रही है। खैर ये तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। जितना मज़े का खाना उन्होंने खा लिया इसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से अब कुछ हजम नहीं होगा और वो अभी तक नहीं हो रहा। एक एक कमेंट अपने रिपोर्टर से ले लेते हैं। मैंने टॉप स्टोरीज की तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इमरान यूनुस और दुर्रे नयाब मौजूद हैं। अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, डिनर की ऑफर कर रहे हैं और आज तो जंग में लीड इतनी बड़ी छपी हुई है। देखें आप चाहे इंडियन मीडिया देख लें या ना, बात इस तरह है कि भारत को इस जंग में सिर्फ पाकिस्तान से ही शिकस्त नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया से हुई है। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं वो सारी इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं और भारत का साथ जो है वो छोड़ती चली जा रही है। स्पेशली अमेरिका के हवाले से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी, उनका बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है और भारत को ये बताया है कि भाई आप कश्मीर का मसला जो है ना इसको हल करें। दूसरी तरफ रशिया जो है वो शायद लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा कि उन्होंने राफेल तैयारों के हवाले से भी उन्हें कहा है कि भाई आप इनको इस्तेमाल ना ही करें तो बहुत बेहतर है। वो कहते हैं, भारत ने ये कहा है कि अगर हम ये तैयारे इस्तेमाल ना करें तो क्या करें। उन्होंने कहा आप जंग ही ना करें। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास आपसे बेहतर पायलट्स मौजूद हैं, बेहतर फोर्स मौजूद है, आपकी फोर्स अभी इस काबिल नहीं है कि आप ये तैयारे उड़ा सकें। ये भी स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर रशिया के नाम से बाकायदा तौर पर बताई गई है और उन्हें कहा गया है। सो भारत जो है उसको दूसरा चाइना, चीन ने भी जो है वो पाकिस्तान का साथ जो है वो इस जंग में खुल के दिया। उन्होंने कहा सिर्फ हम इसको सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि जंग में इनके पाकिस्तान का ही साथ देंगे। तो अगर बात की जाए सिर्फ इस जंग में हार जो है वो भारत की नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया में शिकस्त जो है वो भारत को सामना करना पड़ रहा है और वो हर हवाले से पीछे रह गया है। चाहे टेक्नोलॉजी की दौड़ हो, टेक्नोलॉजी की जंग हो या ये आसाब की, हिम्मत की, जज्बे की, सब में पीछे रह गया। दुर्रे नायाब एक कमेंट चाहिए फिर जल्दी जल्दी। एयरफोर्स के फैसला कुन स्ट्राइक के बाद जो है ना आलमी दुनिया का रवैया बदल गया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट का तो खास तौर पे 12 के बाद जो है ना वो बहुत ही हमदर्दाना रवैया है जिसके हम शुक्र मशकूर हैं। चलें उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अब किसी तरफ लगता हुआ मामले को जाना चाहिए। अगर फिर ये अभी तक दरमियान में लटक रहे पानी की जंग पे बात अगर वो नहीं करेंगे, पानी की अगर बंदिश पे बात नहीं करेंगे तो हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है और इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी, आज जब मैंने अखबार पकड़ा, लीड स्टोरी पढ़ी तो मैंने सोचा हमारा मुल्क कितना अमीर है, अरबों खरबों से हम नीचे बात ही नहीं करते। वासा की, वॉल्ट सिटी की, दुर्रे ने आपकी तरफ जा रहे हैं जी, 135 अरब रुपए मांग लिए हैं। किस लिए? जी बिल्कुल, आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस वक्त पानी के मनसूबों पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है और आपने देखा है कि पहले भी लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से अलग है जी, ये उसके अंदर कुछ रिमेनिंग पार्ट है। अच्छा। उसके बाद 2 नए प्रोजेक्ट हैं फॉरेन फंडिंग में जिसमें 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है लाहौर में जिसकी अच्छी जरूरत है। मैं समझता हूँ अगर वो लग जाते हैं ना, अच्छा, तो उसके बाद लाहौर शहर का जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको बचाने में 100% मदद मिलेगी। आप ट्रीटमेंट करके पानी को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। अगर बारिशी पानी है तो वो पीने के काबिल हो जाएगा। अगर आपका कोई ड्रेन वाटर है तो वो ज़राअत के लिए या किसी और मकसद के लिए ट्रीट करके इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना तो ट्रीट करके अपने नहरी निज़ाम में शामिल कर सकेंगे, रावी में भेज सकेंगे, दरियाई निज़ाम में। आपके पास तो देखिए हम गंदा पानी फेंक रहे हैं, दरिया रावी जो है वो इस वक्त एक गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अब जब ये 137 अरब का पहले फैसला किया गया था, जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो अपनी जगह चल रहा है। इसके रिमेनिंग पार्ट में 78 अरब रुपए वासा को चाहिए जो वासा ने मांगी है। इसमें आप एडअप कर लें, फिर 2 ट्रीटमेंट प्लांट की मद में कोई 40 से 50 बिलियन वो एडअप कर लें। कुछ नई स्कीमें हैं जो लाहौर शहर में इसे हटके ज़रूरी हैं, जिस तरह आपने ख्याबान फिरदौसी जिसके सीवर में हर दूसरे दिन गाड़ियाँ गिरती थी, उस तरह के 3-4 ऐसे पॉकेट्स हैं जिस पे काम करना ज़रूरी है। फिर लाहौर शहर के अंदर बढ़ती ज़रूरत, बढ़ती आबादी के लिए 40 नए ट्यूबवेल्स हैं। इस पर मेरा इख्तलाफ है थोड़ा सा।
कि आप पानी को पहले ही ज़मीन से इतना ज़्यादा निकाल रहे हैं, उसके बाद आप 40 नए ट्यूबवेल लगा के मज़ीद पानी को निकालेंगे और ज़ेरे ज़मीन जो पानी की गिरती सतह है उसको मज़ीद गिराएंगे, तो आपको सस्टेनेबल वाटर शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए प्लान देना चाहिए। घरों के ऊपर रेजरवायर होने चाहिए, स्टोरेज वाटर्स आपकी होनी चाहिए, आपका एक टाइमिंग होनी चाहिए पानी की, 24 घंटे टाइमिंग नहीं होनी चाहिए पानी की, बिल्कुल ऐसे आपको ही है। स्टोर करके यूज करना चाहिए जो है वो इस्तेमाल जी। किया तो जाता इस तरह की स्कीमें हैं और मेरा ये ख्याल है कि इसकी काट छांट के बाद कोई 100 बिलियन तो कमिट होगा, अच्छा जो वज़ीर आला खुद करेंगी, और लाहौर शहर एकदम बिल्कुल नया और निकोर हो जाएगा पानी और सप्लाई के हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है। और अगर इस तरह हो जाता है तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर हैरानगी तो नहीं हो रही? इमरान इसलिए हैरान हो रहा है, इमरान इसलिए हैरान हो रहा है कि उसके अंदर आपके सवाल उठेंगे शफाफियत पे, उसके अंदर आपके सवाल उठेंगे आपका जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होगा, उसके अंदर आपके सवाल उठेंगे जो आपने नई टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल की। मैं आखिरी बात करके आप ख्याल में फिरदौसी में नए पाइप्स डाल सकते थे ना, नई टेक्नोलॉजी में, जो पॉलीथीन और बड़े बड़े हैवी किस्म के पाइप होते हैं, PHHTP उनको कुछ कहा जाता है, अगर वो डाल दे तो आइंदा 100 साल के लिए थे। आपने फिर कंक्रीट पाइप डाल दिए। ऐसे ही है इमरान। देखिए 12 मंसूबों की समरी जो है वो कल वज़ीर आला साहबा को भिजवाई गई है, जिसमें वॉल सिटी के जो 12 दरवाजे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से हैं, फिर नए पार्किंग प्लाजों के हवाले से है, इसके साथ जो है वो नए ट्रीटमेंट प्लांट्स, फिर नए ट्यूबवेल्स और ये सारे। लेकिन ये 11 की 11 समरियाँ जो हैं ये ऑब्वियसली है तो लाहौर की बेहतरी के लिए, कि अगर ये 11 की 11 समरियाँ जो हैं वो अप्रूव हो जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका लाहौर जो है वाकई जिस तरह दुर्नियाब डिटेल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई लाहौर बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन माजरत के साथ ये 11 की 11 समरियाँ अप्रूव नहीं होंगी। मैं आपको ये बताऊँ कि मोबाइल तो सबके हाथ में होता है, अभी भी कोई भी शहरी जो है अगर वो इंटरनेट पर जाए और देखे कि जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने तरक्की कैसे की, सबसे पहले जो चीज़ आएगी ना वो ये होगी कि उन ममालिक को जो मसाइल दरपेश थे ना वहाँ पर वो क्या करते थे, वो एमरजेंसी जो है ना वो लगा देते थे। अब हमारे शहर में क्या मुल्क में हम ये कह ही नहीं सकते कि बेसिक मसला है क्या, 1 2 इस तरह हम नहीं कह सकते। हमारे यहाँ पर तो मसले ही मसले हैं। ऐसे ही आप ये देख लें कि हमारे यहाँ तालीम का मसला है, हमारे यहाँ सेहत का मसला है, हमारे यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी की बतदरीज जो सतह गिरती चली जा रही है उसका मसला है। इन मसलों पर उन ममालिक ने एमरजेंसियाँ लगाई और वो उस पर कामयाब हो गए। हमारे यहाँ पर जिन चीज़ों पे आपको एमरजेंसी नाफिज करना चाहिए आप नहीं करते, और उसकी वजह यह है, माजरत के साथ मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं उनकी ये तरजीह रही ही नहीं है कि जो असल कोर इश्यूज हैं अवाम को जो दरपेश है उनको हल करना है। उनका यही होता है कि चले जी हमारी, मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, कि हमारी वाह वाह हो जाए, हमारा पार्टी का झंडा जो है, हमारा पार्टी का नाम जो है वो ऊपर हो, और जो अपोजिशन के मंसूबे हैं वटेवर वो अवाम की फलाह के लिए कोई एक आधा अगर होगा तो वो ना हो। आप माजरत के साथ इस हुकूमत के भी जितने प्रोजेक्ट्स देख लें, ये हुकूमत प्रोजेक्ट बाद में इंट्रोड्यूस करवाती है, पहले अपनी तशहीर करती है। ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है आप करें, लेकिन भाई आप बेसिक इशू देखें। हमारे यहाँ पर एजुकेशन, हमारे यहाँ पर सेहत, और सबसे बड़ा मसला ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ख़त्म हो रही है ना, आप यकीन जाने, क्योंकि मैंने भी कुछ अर्सा वासा जो है वो किया है, दुर्नियाब इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि ये एक आने वाले वक्त में ऐसा बहरान पैदा होगा, खुदा ना खासा अगर ये हो गया, आप देखिएगा कि अल्लाह माफ करे ये चीज कंट्रोल नहीं होगी कि ज़ेरे ज़मीन पानी ज़ाया होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट जो है जिस तरह हमें लगाने चाहिए थे हमने लगाए ही नहीं। हमारे यहाँ पर बारिश होती है, बारिशी पानी जो है वो सारा नदी नाली, हमने क्या कहना है कि सेवरेज में मिक्स होके वो चला जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जो सेवरेज के अलहदा पाइप लगाए गए थे, वाटर ड्रेनेज के अलहदा लगाए गए थे, बारिशी पानी के लिए अलहदा पाइप्स लगाए गए थे, लाहौर जब बना तब उसको आपने जनाब सेवरेज पाइप्स में डाल दिया। चलें जी, हम दुआ गोएंगे अल्लाह करे ये इस प्लान पर अमल दरामद हो जाए। वॉल सिटी के लिए 32 अरब का प्लान तैयार किया गया है। अंदरून शहर के 12 दरवाजों को असर हालत में बहाल किया जाएगा। बस कर दें। देखें, ये बड़ा इमरान ने इसको एलेबोरेट किया कि ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम एक साथ स्टार्ट करना इम्पॉसिबल है। अब कुछ प्रोजेक्ट पास हो जाएंगे, कुछ PC1 रह जाएंगे। ये फिर वो दौर आ रहा है कि मुझे दुर्नियाब की बार बार बात याद आ जाती है। एक बार शहबाज साहब के दौर में पूरा लाहौर जो है वो तोड़ा हुआ था, तो दुर्नियाब ने ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट कहा था कि लाहौर के दाखिली दरवाजों पे लिखते हैं कि लाहौर ज़ेरे तामीर आने वालों को पता लगे। अब आप अंदरून शहर के अंदर
अगर आप जाना हो, आप गूगल भी परेशान हो जाता है, आपको लोकेशन डाल दे, कभी वो आपको किसी गली में घुसा देगा। मेरे साथ कई दफा हुआ है, क्योंकि हमें तो फ्रीक्वेंट इमरान भी हंस रहे हैं, इमरान भी किसी गली में फंसा होगा। अब गूगल को तो नहीं पता ना कि हमने आम शहरियों ने एक अंदरून गली थी, हमने उसके आगे दीवार करके वहां पे प्लाजा खड़ा कर दिया, ठीक है। अब गूगल को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे 2 मरले का एक घर था, किसी ने गिरा के वहां पे 10 मंजिला जो इमारत खड़ी कर दी। बिल्कुल ऐसी। अब गूगल को ये भी नहीं पता कि किसी ने आपका पार्क का रास्ता बंद करके उसके आगे दुकानें बना दी और पीछे पार्क छुप गया। अब आप जब भी अंदरून में जाते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है आपको लोकेशंस पे पहुंचना थ्रू गूगल, और बड़ी ज्यादा लोग मुश्किलात का शिकार रहते हैं। फिर अब क्या होता है कि वो घूम घुमा के, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब वो एक दफ़ा गूगल देख लेता है कि जो उसने आपको डिज़ाइन प्रपोज किया उस पर आप नहीं पहुंच सके, तो जिस तरह आप पहुंचे फिर वो उसको रीडिज़ाइन करता है, फिर वो आपको घुमा के गलियों में पीछे से आगे से। आप इसमें काइंडली ये भी चीज़ मेंशन कर दें कि इसमें कसूर शहरियों का नहीं है, इसमें कसूर जो है वो उन इदारों का है जिन्होंने बगैर नक्शे के वहां पर इमारतें बनवा दी। एग्जैक्टली। और रोका टोका नहीं है, पूछा नहीं है, अपने पैसे वसूल किए, पकड़े और चुप करके आंखें बंद करके चले गए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी ना, मैं दो नंबर गलत काम कर रहा था और इदारे से करवा रहा था, और इदारा पैसे लेके मुझे एक गैर कानूनी सहूलत फराहम कर रहा था। हम जिसमें दोनों मुलविस हैं। आम बंदा जिसने वहां पर ज्यादती की, उसको पता था कि यार ये मेरे हमसायों का हक मार रहा हूँ, मैं अपने अहले इलाका का हक मार रहा हूँ, मैं लाहौर शहर की खूबसूरती खराब कर रहा हूँ। अब इसका असर क्या हुआ कि आपने थोड़ी सी रिश्वत दे के तो काम कर लिया, अब आपको अरबों रुपए लगा के उनको दोबारा से रीमॉडलाइज और रीडिजाइन करके उसको असल हालत में बहाल करना पड़ रहा है। और इसमें ये बड़ा बारीक काम होता है, जो आपका आर्कियोलॉजी का, डिजाइन का, जो आपके सकाफत का काम होता है, जो आपके तारीखी विरसा होता है, इसको बहुत माइन्यूट तरीके से कई महीनों पे मुहित होता है। आपने चुबुर्जी को देखा है कि उसकी एक बुर्जी जो है वो डैमेज थी, उसको बहाल करने में कई साल लग गए, और उसके अंदर जो नक्शो निगारी थी उसको भी दोबारा से करना भी एक बहुत कई साल लग गए। तो ये चीज इतनी आसान नहीं होगी। अगर ये प्रोजेक्ट आज शुरू किया जाता है एक दरवाजे पे, तो ये आपको 1 से 2 साल आराम से ले जाएगा। इसी तरह आप बाकी दरवाजों की बात करें तो ये कई सालों पे मुहित प्रोजेक्ट है। अगर आपने असल हकीकत उसके हकीकी डिजाइन पे बहाल करना है, इतने डबल होते जाएंगे। अगर आपने 2 नंबरी करनी है, अब आपने शायद आपको एहसास में थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ कि आप ना अभी लिबर्टी से कोई गुजरा होगा, उन्होंने लिबर्टी का जो वाइट संगे मरबल लगा था मोनूमेंट पे, फवारे पे, वो उतार के ऐसी नक्शो निगारी की है जिसमें लाहौरिये रोक के पूछते हैं कि यार ये कौन सी सकाफत है। इसी तरह आपको याद होगा बुजदार सरकार में एक मुल्तानी आर्ट का अंडरपास में वर्क किया गया, जो टायरें गिर गई है। मुल्तानी आके पूछते थे यार ये हमारा तो मुल्तानी आर्ट वर्क नहीं है, ये कहाँ से ले आए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बनाना चाह रहे हैं। आप उसका एक्सपर्ट लें, आप उस पर रिसर्च करें, और वही चीज, वही सकाफत, वही चीज वहां पे बड़ा मुश्किल है ये, अब कैसे इम्पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल। देखिए सारे कदीमा क्या है कि जो चीज पुरानी पड़ी हुई है आपने उसको उसी हालत में सेव करना है, लेकिन अंदरून के साथ मैं कहता हूं, मैं यहाँ को बुरा लफ्ज बोलना नहीं चाहता, इतनी की ज्यादती की गई है अंदरून का नक्शा, चेहरा ही बदल दिया है भाई। आप जाएं, आपको प्लाजे नजर आएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। देखें बात पता है क्या होना क्या चाहिए, बिला तफरीक कार्रवाई शहरियों के खिलाफ और आपके वो इदारे जो मुलविस है। मुझे बताएं आज तक इंक्रोचमेंट के खिलाफ आपने ऑपरेशन किया, मुझे ये बताएं कि आपने इंक्रोचमेंट को खत्म कर दी, आपने अपना झंडा ऊपर कर लिया कि जी बल्ले बल्ले आपकी हो गई। और मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने वो इंक्रोचमेंट बनवाई उनके खिलाफ आपने क्या किया यार। आपके अपने इदारे जो है वो इंक्रोचमेंट करवाते हैं, इसके खिलाफ आपने कार्रवाई। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इमरान को जरूर ऐड करना है, फिर आप कहते हैं कि जी हमारे वोटर्स नाराज होते हैं। क्योंकि इमरान की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी है, रिपोर्टिंग में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा है इमरान। मैंने एक चीज रिसर्च की है कि इन्होंने 2 जगह ऑपरेशन लॉन्च किया, इकबाल टाउन और सब्जाजार। मैं सिर्फ एलडी की बात करता हूँ, तो बाकी इलाकों में क्यों नहीं किया। तो मुझे पता लगा कि वहां तो शायद इनका अरकान असेंबली नहीं है। अच्छा अब मैंने एक और रिसर्च में जा रहा हूँ। सही बात कह रहे हैं मैं 2 दिन से और मजीद रिसर्च पे जा रहा हूँ, बल्कि ये इलाका आपका और मेरा। जी आप दोनों को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, लोग इसको सेकंड करेंगे कि क्या वहां पे कोई मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है उनके कोई MN MP थे वहां पे, नंबर 1। और फिर जहाँ पे हैं आप देखें ये राइविन रोड भरी पड़ी है, आप देखें जौहर टाउन भरा पड़ा है, आप देखें गार्डर टाउन भरा पड़ा है, गुलबर्ग में इतनी इंक्रोचमेंट हो चुकी है, पार्किंग्स के अंदर जो है
एलडीए के अफसरान ने कारनामे अंजाम देते हुए होटल खुलवा दिए हैं, छोटे छोटे कंटेनर रखवा दिए हैं। लिटरली अब मैं वही बात है। और आपकी वालदाओं के दोनों इमरान बात करूंगा तो थोड़ी मुझे भी थोड़ी रहनुमाई करें कि वाकई वहाँ पे कौन सा एमपी एमएलए जो है हुक्मरान आपका पॉइंट बिल्कुल दुर्रे ने ठीक है। सजा दी जा रही है आप हमेशा ये खबर देता रहा है कि जिन एरियाज की ये बात करें, स्पेशली ये रायवेंड और ये शौकत खानम रोड, ये वो इलाके थे जो रिहायशी थे। वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज लोगों ने खुद कर ली। कैसे की? डंडे के जोर पे की। कैसे की? पॉलिटिकली तौर पर। फिर आपको क्या करना पड़ा? बजाय उनको खत्म करने के आपको उस रोड को कमर्शियल करार देना पड़ा। चीजों में हमेशा ये तमाम लोग बेबस रहे और बेबस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये पॉलिटिकल गरीब आदमी के ऊपर तो आप पहुंच जाते हैं डंडा लेके, मशीनरी लेके, इनके खिलाफ ऑपरेशन करके दिखाए ना आप। एलडीए हुकाम हुकूमत को खुश करने के लिए उन इलाकों में ऑपरेशन कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा वोटिंग स्ट्रेंथ नहीं थी, बस, और वो दिखाया जा रहा है। भाई क्या हुकूमत अंधी है उसको नहीं पता। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद। अच्छा जी, सीआईए खत्म, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बाद पुलिस का एक और यूनिट बनेगा। लाहौर पुलिस की जानिब से यूनिट की सरबराही एसपी रैंक का ऑफिसर करेगा। डीएसपी और इंस्पेक्टर तैनात होंगे, सीसीपी बराह रास्त सरपरस्ती करेंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर खत्म कर दिया गया, क्राइम तो वैसे भी कंट्रोल नहीं था, तो अच्छा ही हुआ आपने इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। इमरान यूनुस, देखिए बात यहाँ हो रही है सीआईए के हवाले से कि आपने सीआईए जो है वो ख़त्म कर दी है। सीआईए के हवाले से बात करें, नो डाउट उसकी कारकर्दगी जो है बेहतर भी रही है। वैसे उसके कई मसाइल भी जो हैं वो लोगों की कई शिकायत जो हैं वो भी सीआईए के हवाले से थी। नाहक गिरफ्तारियां जो हैं वो भी होती रही हैं कि आम शहरी जो हैं अगर वो किसी चीज़ में मुलविस नहीं है तो उनके साथ जैसे आप फिर टॉर्चर या जो भी इंक्वायरी की जाती थी वो फिर खैर हमारे यहाँ पर लोग आते थे कंप्लेन लेके कि जी ये मामला जो है वो हो गया। उसके बाद आपने मेरे ख्याल से ये नाम ही सिर्फ चेंज हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बेहतरी की नवीद जो है वो हमें सुनाई देगी, क्योंकि अगर पुलिस के हवाले से नो डाउट हमारी पुलिस जो है वो कैपेबल है। वो हमारी पुलिस अगर अपना काम करे ना तो यकीन जाने बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। वो तो अगर हाथी से ये उगलवाए कि मैं खरगोश हूँ तो हाथी खुद कहना शुरू हो जाएगा कि मैं खरगोश हूँ। तो बात इस तरह है कि अभी भी हमारी पुलिस से अगर सिर्फ उसी का काम लिया जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होती हैं ना वो ना लगाई जाएं तो बहुत बेहतर जो है वो हो सकता है। तो बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक आप एक नया यूनिट जो है वो बना रहे हैं जिसमें 3 SHO होंगे, ये होंगे। खैर ये तो काम तो फिर वो पुलिस वाला ही आ गया ना कि आपने सीआईए जो है वो ख़त्म कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरी जो है वो हो पाएगी। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे फैसला क्या किया गया। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री इससे नहीं करता, क्योंकि वही सीआईए था जब उमर विरक साहब थे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिल रहे थे, और वो तो कोई बहुत बड़े रैंक उस वक्त थे भी नहीं। उनकी तो प्रमोशन बिल्कुल एट द एज ऑफ सर्विस हुई है, जब वो एंड हो रही थी सर्विस उनकी। तो हमने उस दौर में भी देखा बड़े बड़े गैंग को तोड़ा गया। अल्लाह बख्शे मरहूम असद साई साहब बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करते थे कि अब सीआईए ने ये वाला गैंग ब्रेक कर दिया। आपको याद होगा कि एक जो एटीएम से निकलते थे बाहर और लोगों से पैसे छीन लिया करते थे, बड़ा एक मशहूर गैंग था, उसको सीआईए ने खत्म किया। बड़े बड़े ऐसे जो खौफ और हरास का बाइस बने, जो फिर सो जाते थे बेचारे गरीब मजदूर, उनको हथौड़े मार के कत्ल कर दिया जाता था। मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ वाक़यात हुए, मुख्तलिफ खौफ और हरास फैलाने के गैंग थे। सीआईए ने हमेशा काबू रखा। खराबी कहाँ हुई? जब आपने इनको विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, चाहे वो सीआईए थी, चाहे पुलिस थी, चाहे कोई भी फोर्स थी। जब आपने विक्टिमाइजेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया, अपनी दुश्मनियाँ निभाने के लिए, अपनी दुश्मनियाँ पूरी करने के लिए इनको यूज़ किया, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता रहा, तब ये बिगड़ गए। आप देखें ना, किसी के हाथ जब बहुत ही अनलिमिटेड किस्म की पावर दे देते हैं तो वो उसका मिसयूज लाजमी करता है। आपने सीआईए को जवाबदेही से निकाल दिया, आपने तमाम महकमों से छोड़ दिया, सीआईए के अंदर कई ग्रुप बन गए। मैं ये अक्सर अपनी रिपोर्टर्स की खबरें पढ़ता रहता हूँ, इरफान मलिक साहब देते रहते हैं, आबिद चौधरी देता रहता है कि सीआईए के अंदर तो इटसेल्फ कई ग्रुप हैं। जो लाहौर शहर के जो अंडरवर्ल्ड है हमारा, जो पहले हुआ करता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नहीं है, तो उनमें किसी ना किसी को वो सपोर्ट करता है, और उसी वजह से जो है ये जराइम जो है वो बढ़ते जाते हैं कि अगर एक ग्रुप एक्टिव होता है तो दूसरा ग्रुप एक्टिव होता है, एक के पीछे एक पुलिस का धड़ा होता है, दूसरे के पीछे दूसरा पुलिस का धड़ा होता है। अब आपने क्या करना है? आपने एक नए इदारे बना के, नई चीज़ें बना के, क्राइम तो वही रहना है, हाँ, इनका मिजाज तो वही रहना है। जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, पुलिस ने आज तक तो वो किया नहीं, वो है इनकी एजुकेशन।
पुलिस वालों को तकरीबन एजुकेट करने की जरूरत है कि तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। अगर कोई मुजरिम है तो वो जब तक उस पर साबित नहीं हो जाता तब तक वो इंसान तो है ना। आप अपनी अदालत लगा के उसको इस हद तक मजबूर ना कर दें कि अगर उसने जुर्म ना किया हो तो वो बाहर निकल के तहिया करता है कि अब तो मैं जुर्म करके आऊंगा, जो मेरे साथ जिल्लत कर दी, जो मेरे खानदान की तजलील कर दी इन्होंने। इस तरह के रवैयों से निकलना पड़ेगा। मैं आईजी साहब के लेक्चर अक्सर सुनता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर बाकी पुलिस नहीं सुनती। आप सुनती होंगी, मैं सुनता हूँ, इमरान सुनता होगा, हमारे कैमरा मैन सुनते होंगे, लेकिन पुलिस वालों को भी सुनाए ना, उनको भी तो मोटिवेट करें कि वो किस हद तक उनके मिजाज में बिगाड़ आ चुका है, वो कितने अनएजुकेटेड होते जा रहे हैं। अच्छे पुलिस के अफसरान जो काम का प्रेशर है क्या है, मतलब उनके तो रवैये, वो जो थाना कल्चर की तब्दीली की बातें सुनते हैं, रवैयों की बेतहाशा नफ्सियात। लेकिन अना देखें, अगर मैं 12 घंटे रिपोर्टिंग कर लूँ कभी अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो बहुत ईज हो गया, लेकिन हम 10-10, 12-12 घंटे रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और जब हम करते थे 12 घंटे के बाद हमें दोबारा खींच के रिपोर्टिंग पे भेजा जाता था, तो हम फील्ड में जाके लोगों को क्या थप्पड़ मारना शुरू कर दें ऐसे कि जी हम आ गए, बड़ा एहसान करने अपनी ड्यूटी से हटके। ये तो कोई बात नहीं है ना। अगर फोर्स ड्यूटी कर रही है, अपनी ड्यूटी एक्सीड कर रही है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत हुकूमत वक्त की है और उसके पुलिस के आला अफसरान की है। दूसरी बात है कि अगर वो जायज़ नाजायज़ कर रहे हैं तो पुलिस के अंदर ये क्राइम कंट्रोल यूनिट से पहले इनके अंदर जो ज्यादती करते हैं शहरियों के साथ, लोगों के साथ, उसको कंट्रोल करने का यूनिट बनाना चाहिए। इनका जब खुद एहतसाबी का यूनिट एक्टिव होगा, उसका यूनिट कंट्रोल करना शुरू करेगा, तो पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ले जी, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर अगर आप काम करेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ जाएगी, और अगर पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो अल्टीमेटली उसका नतीजा आपको नजर भी आएगा। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी हमारे साथ ब्रेक। वेलकम बैक। और हम कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। ये वो मामला रह गया था जहां पर आपने फ्रॉड करना था। डिग्रियों की तस्दीक के लिए ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। जालसाज गिरोह वेबसाइट लिंक के जरिए तस्दीकी तरीके से लाइल्म शहरियों और तलबा से पैसे वसूल कर है। वो लोग जो कि ऑनलाइन तस्दीक वगैरह का अमल कराते हैं, थोड़े से होशियार हो जाएं। किन चीज़ों से आपने बचना है जी इमरान? जी बिल्कुल, बात इस तरह है कि चाहे शहरी हों या स्टूडेंट्स हों, उन्होंने अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो HEC से जो है उनकी तस्दीक करवाना होती है, या दिगर ममालिक में आला तालीम के लिए जाना तो उसके लिए करवाना होता है। और अब बात इस तरह है कि HEC जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रियों की तस्दीक जो है वो नहीं करती थी, और बहुत कम डिग्रियों की तस्दीक जो है वो डेली बेसिस पर की जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सेम HEC के नाम से एक लिंक जो है वो HEC के नाम से ही सोशल मीडिया पर आया, और उसने क्या करना शुरू किया कि शहरियों से और स्टूडेंट से डाटा लेता था, अपलोड करवाता था, और उसके बाद खुद कॉल की जाती थी उनको कि जी आप इस अकाउंट में फ़ीस पे करें। जब वो फ़ीस पे कर देते थे और उसके बाद जो है वो उन्हें तस्दीक होती नहीं थी और उनके पैसे भी गए और उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता था। ये खबर जो है जब HEC तक शिकायत पहुंची, हेड ऑफिस गए लोग गुलबर्ग में कि जी HEC पर हमने अपनी फ़ीसें जमा करवाई हैं लेकिन हमारी डिग्रियों की तस्दीक नहीं हुई, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा लिंक है ही नहीं। तो फिर HEC ने जो है वो ख़बरदार किया है लोगों को, ये आगाह किया है कि HEC कभी भी खुद कॉल नहीं करती कि जी आप इस अकाउंट में जो है वो पैसे भिजवाएं। HEC हमेशा बैंक के जरिए, बैंक टू बैंक जो है वो पेमेंट करवाती है। किसी फर्द वाहिद को उन्होंने नॉमिनेट नहीं कर रखा जो ऐसे लोगों को कॉल करके उनके पैसे जो है वो मांगे। अगर कोई शहरियों से या स्टूडेंट से कॉल करके ये कहता है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव हो गए हैं, हम आप अपनी फ़ीस जो है वो इस तरह पे करें, ऐसा कभी भी HEC नहीं करता। HEC हमेशा ऑनलाइन ही अपने लिंक के ज़रिए उन्हें बता देता है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं तो तब वहीं पर HEC का बाकायदा एक बैंक अकाउंट है जहां पर आपने पेमेंट जो है वो बैंक में करनी होती है। जब आपको कोई कॉल करेगा इट मीन्स वो आपको गुमराह कर रहा है और वो आपसे सिर्फ पैसे बटोर रहा है, और लोगों को जो है वो लाखों रुपए का नुकसान जो है वो HEC कह रहा है कि जी ये लोग, हमारे पास शिकायत आई हैं कि लोगों को इतनी ज़्यादा तादाद में एक ग्रोह है जो कि मुनज़्ज़म हुआ है और सेम HEC की वेबसाइट तरीकेकार HEC को भी जारी करना चाहिए ताकि लोगों की रहनुमाई जी वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी बता दिया। चलें जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, शालीमार वाले इंसिडेंट की तरफ मैं आना चाह रही हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 5 जाने चले जाना, और पता क्या चल रहा है जी कि सरासर ड्राइवर की लापरवाही थी। दुरे नायाब जी बिल्कुल, आपने ये भी ब्रेक में भी पॉइंट रेस किया था कि LWMC ने कुछ अपने कूड़ा उठाने के ठेके प्राइवेटाइज भी किए हुए हैं, और उसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जो पता नहीं कहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं, वो ला के उन्होंने सवार कर दिए हैं। वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर डंप करते हैं, या डंपिंग साइट से उठाते हैं तो उसको जाके
आपकी जो एंड ऑफ एरिया होता है उसके अंदर फेंक देते हैं। अब इन लोगों का भी चेकअप बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद हैरान था कि अभी तो पिछले 1-2 सालों में LWMC ने नई मशीनरी ली है, वो रिक्शे और वो चीज़ें हम नई सारी देख रहे हैं, नई चीज़ें हम देख रहे हैं, नए डंपर्स देख रहे हैं, नए हम उनकी खूबसूरत किस्म की उन्होंने ब्रांडिंग करके नई चीज़ें मार्केट में रखी हुई हैं। तो ये इंसिडेंट कैसे हो गया? क्योंकि LWMC के जो ऑफिशियल है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो तो उनका लगा है, ट्रैकिंग सिस्टम में ट्रैक भी हो रहा है। अगर कोई गलती करता है, कोई वक्त पे नहीं पहुंचता, तो LWMC के पीछे मॉनिटरिंग टीम उस पर काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखती है। और अगर कोई इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ करता है, जुर्माने कराता है, चालान होता है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा उनका चेक एंड बैलेंस होता है। अगर उनको सेफ सिटी से कोई चालान आते हैं, ड्राइवरों की काफ़ी खिंचातानी की जाती है। तो मैं खुद अभी इस खबर के दौरान हैरान हुआ था, लेकिन ये इंकशाफ हुआ है कि प्राइवेट ठेकेदारों ने, और ये ड्राइवर की गलती है, वन वे उसने क्रॉस किया है, वन वे जाके उसने बेड़ा गर्क कर दिया अपना भी, और जो मासूम शहरियों के साथ बेचारों की जानो माल का नुकसान हुआ है, वो तो एक बिल्कुल उसका तो बदल हो ही नहीं सकता। अफराद जो अब इमरान सिर्फ इस ड्राइवर से बंदा ये पूछे कि तुम्हें किस चीज़ की जल्दी थी, कहाँ जाना था, तुमने किधर जाके कोई इम्तिहान देना था, जाके किसी जगह खून की बोतल देने जा रहे थे, बंदा पूछे तो सही ना। मैं तो अक्सर ये बात यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि ओवर स्पीडिंग करने वाले, वन वे जाने वाले, गलत पार्किंग करने वाले से पूछा जाए कि आपको किस चीज़ की जल्दी है। इनके साथ तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और ये दोबारा से खबर डिस्कस करने का मकसद ये भी है कि वो लोग जो कि बिला वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करते हैं, आप जल्दी में आप सिग्नल तोड़ दें, आप मोबाइल फ़ोन जाते जाते पूरे रास्ते में इस्तेमाल करें, चले बहुत ज़रूरी है तो पहले तो करना ही नहीं, बहुत ज़रूरी है चलें आप कर लें, लेकिन कुछ लोग आदतन मोबाइल फ़ोन हाथ से छोड़ते ही नहीं है, हादसात का सबब बन जाता है। कुछ लोग आदतन देखते हैं अच्छा आज इतनी ट्रैफिक नहीं है, आज संडे है, चलें जी वन वे की खिलाफ वर्जी कर लें। जो सामने से लोग आ रहे हैं उनको तो नहीं है पता कि कोई खिलाफ वर्जी करने के लिए आ रहा है। तो ये देखें, ये चीज़ें हमें सबक सिखाती हैं कि किस तरह से कीमती जानों का ज़िया, 5 जिंदगियां चले गई हैं एक ड्राइवर की गलती की वजह से। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियों के क़याम, सफाई इंतजाम के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। ईद से 10 रोज़ कबल मवेशी मंडियाँ मुकम्मल फ़ाल कर दी जाएंगी। वैसे तो कुछ इलाकों में हमें वैसे ही कुर्बानी के जानवर अब रात को लेट नाइट में नज़र आना शुरू हो गए, मैंने खुद रात को अपने इलाके में देखे, बट ये मवेशी मंडियों की तरफ आज इंतजाम बहुत ज़रूरी होते हैं। इमरान यूनुस देखिए जी, ये इंतजाम जो हैं ये ऑब्वियसली हर साल दिखाया जाता है कि 1 महीना पहले से इंतजाम जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इंतजामात में सिर्फ ये नहीं है कि शहर में इंतजामात करने होते हैं, वही पॉइंट्स होते हैं, वही तमाम चीजें रिपीट होती हैं और हमेशा वही शिकायत भी होती हैं। लोग शिकायत की तरफ मैं आना चाहता हूँ। इंतजामात सिर्फ ये नहीं है कि शहर में जानवर आ गए हैं और आपने उसको एक जगह जो है वो डेजिग्नेटेड एरिया जो है वो कर दिया और वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये है कि शहर में जगह जगह छोटी मंडियाँ जो हैं वो लग जाती हैं, उसको भी नहीं आप रोक पाते। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो दीगर शहरों से बेचारे लोग अपना जानवर लेकर यहाँ फ़रोख्त के लिए आते हैं, उनसे जो ओवर चार्जिंग की जाती है, उनसे जो पानी के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं, उनसे जो जगह के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं। हालांकि ये मीडिया को ये बताया जाता है इन इंतज़ामिया की जानिब से कि भी जी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे, लेकिन वहाँ पर जो बेचारे लोग आए होते हैं वो पीने के पानी, चले पीने के पानी के लिए वो पैसे अदा करते हैं, लेकिन जानवरों को जो पानी पिलाया जा रहा है उसके पैसे जो हैं वो बेचारे उनसे चार्ज किए जाते हैं। फिर उनको चारे के हवाले से पैसे, फिर जगह देने के हवाले से, और इसके अलावा जानवर मंडी में लाने और उसके बाद वहां से बाहर निकालने की फीस जो है वो भी मुकर्रर की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ज्यादती है। मंडियां फॉल होंगी, जो इंतजाम किए जाते हैं, जिनका वावेला किया जाता है, वो कभी और एक बारिश हो जाए और उसके बाद जो सूरत हाल सबके सामने। अच्छा, मैं कल रिंग रोड से गुजर रहा था, डिफेंस की तरफ से इस तरफ आ रहा था फिरोजपुर की जानिब, तो लेफ्ट साइड पे जो LD सिटी की लैंड है उस पर बड़ी ज़बरदस्त एक मंडी लगती है, उसमें तो वहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने टेंटिंग शुरू कर दी है, पाइपिंग शुरू कर दी है और लाइटें लगाना शुरू कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी जगह जो है वो ऑक्यूपाई करना शुरू हो गए हैं। एक तो वो बहुत बड़ी मंडी होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो आता है ना, वो लोग अपनी गाड़ियाँ रिंग रोड के ऊपर खड़ी करके रिंग रोड की ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके नीचे उतर जाते हैं और जाकर मंडियों में खरीदो फरोख्त। अब ये ऐसा काम है जिसमें आपको पूरा दिन भी लग जाता है। आप एक गाड़ी खड़ी करके जाते हैं तो आपके 6-7 घंटे 5 घंटे कहीं नहीं गए, क्योंकि हम इतनी तसल्ली करते हैं। आपने शौकिया भी घूमना होता है, आपने शौकिया भी घूमना होता है। अच्छा, एक दफ़ा हम जाते हैं हालात देखने, दूसरी दफ़ा हम जाते हैं ट्रेंड देखने, रेट क्या चल रहा है, तीसरी दफ़ा हम आसपास के लोगों को भी क्वेरीज इकट्ठी करके जाते हैं। इमरान कहता है यार मैंने छतरा लेना है, मेरे लिए जरा देखना। फैमिली में किसी ने इतने का बकरा ले लिया, चलो जी अब इससे कम। और फिर फैमिली में उस बंदे की बड़ी वैल्यू बढ़ रही होती है जो सबके बकरे परचेज कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट उस वक्त होता है।
तो हमने तो एक सीरीज ऑफ गेम खेल ली है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, पानी आपके पास नहीं होता है, पार्किंग का एरिया नहीं होता, ओवर चार्जिंग यहाँ की जा रही होती है, पार्किंग का कंधों के मसाइल होते हैं, वजन सही तोला नहीं जा रहा होता, बहुत सारे इश्यूज हैं जो वहाँ पे ना सिर्फ शहरियों को फेस करने पड़ते हैं बल्कि व्यापारियों को भी फेस करने पड़ते हैं। वी होप कि जिन इश्यूज को हमने हाईलाइट किया है, ये जो मंडियों के इंतजामात कर रहे हैं, ये इन पे भी गौर कर लें, क्योंकि हमेशा ये इश्यूज रहते हैं। हम आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मौसम की तब्दीली के साथ बढ़ते हुए मसाइल जो हैं, उनमें सबसे पेश क्योंकि आप हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारी स्किन कैसे अच्छी होगी। गर्मी का मौसम आ गया है तो स्किन का कलर भी आपका जो है वो डल होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला, जिन स्टूडेंट्स ने जो यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेजेस के हैं, जो लोग बाहर जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, आउटडोर जिनका आना जाना ज़्यादा है, वो लोग जो कि बाइक पे सफ़र करते हैं, उनके लिए इशू ये होता है कि आपके फेस के ऊपर एक धूप की छाई पड़ जाती है, वो आपको एक लेयर नज़र आ रही होती है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, और फिर एंटी एजिंग पे बात करेंगे। हर कोई चाहता है कि वो जवान नज़र आए, इसके लिए बोटॉक्स, फिलर, PRP, बहुत सारे जो है, इनमें से इफेक्टिव सबसे कौन सा है, इस पर बात करेंगे। जी, डॉक्टर तैयबा जाहिद एस्थेटिक फिजिशियन है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वेदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जो लोग भी बाहर जाएं, सबसे बड़ा मसला यही होता है, बाइक पे हाथों का कलर टैन आपका होना शुरू हो जाता है, स्किन पे एक लेयर सी आ जाती है, पता चलता है कि एक छाई सी धूप की पड़ गई है। उसके लिए क्या करें? अच्छा, नॉट ओनली ऑन बाइक्स, आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तब भी आपके चेहरे का रंग कुछ और है और हाथों का कुछ और है, क्योंकि वो सनलाइट का एक्सपोजर डायरेक्ट आपके हैंड्स पे भी और होता है। तो इसकी एक बहुत इजी सी रेमेडी है कि सन ब्लॉक, वेयर योर सन ब्लॉक इवन व्हेन यू आर एट होम, घर में भी हो तब भी आप लोग सन ब्लॉक लगाएं। उसकी वजह ये है कि जो हमारी लाइट्स हैं, जो घर में आपकी लाइट्स यूज़ हो रही हैं, इवन वो भी आपका डैमेज कर सकती हैं स्किन को। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप दिन में 2 से 3 बार करें। चूल्हे के सामने जा रही हैं, स्टोव के सामने जा रही हैं, तब भी करें, और घर से बाहर निकल रही हैं तब भी करें। ये प्रोटेक्शन शील्ड है आपके लिए। और इवन ग्लो भी देता है। आजकल तो आपको पता है सन ब्लॉक्स में बेस भी एडेड होती है, तो आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट वेयर योर सन ब्लॉक, और इन तमाम डैमेजेस से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। और अगर हो ही गए हैं, पिगमेंटेशन आपको आ ही गया, तो उसके डिफरेंट मेडिकेशंस हैं। कुछ हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं जिनमें कुछ लेज़र्स भी इंक्लूडेड हैं, और मीज़ो ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ इंजेक्ट किया जाता है फेस के अंदर, तो उससे काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन ट्रीट हो जाती है, ठीक होता है। अच्छा, अब क्योंकि शादियों वगैरह का भी सीज़न होता है, अगर आपने कोई स्किन ट्रीटमेंट ऐसा कराना है तो आपका टाइम क्या होना चाहिए? अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी हम देखते हैं ना, कुछ लोगों की बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, कुछ ट्रीटमेंट कराएं तो स्किन बर्न होने के भी चांसेस होते हैं, और उसके बाद रेडनेस हो जाती है, तो आपका टाइम कितना होना चाहिए? एस्थेटिक प्रोसीजर्स जितने भी किए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रा, बाकी सब में हल्की सी रेडनेस आने के चांस होते हैं, बिकॉज इंजेक्टेबल या लेजर्स आपकी स्किन जो है उससे थोड़ी सी रेडनेस आ सकती है। इट्स अ नॉर्मल थिंग जो कि चली भी जाती है। ठीक है। और हीलिंग टाइम होता है ना, इस डाउन टाइम हम कहते हैं। सो आइडली अगर आपकी शादी है तो लेट्स स्टार्ट इट बिफोर 3 मंथ्स। 3 महीने पहले से ही कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स कराना शुरू कर दें। शादी इवन क्या, वैसे भी आप नॉर्मल रूटीन में भी आप अपनी स्किन को परफेक्ट रखने के लिए ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए आके। एक गर्मियों में आपकी स्किन केयर की रूटीन क्या होनी चाहिए, वो बता दें, फिर हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। श्योर। गर्मियों में सबसे पहले तो हाइड्रेटेड होना चाहिए आपको। ढेर सारा पानी पिएं, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, एक वो जो एक नॉर्मल रूटीन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा घर में आप रह के हेलोनिक एसिड का यूज़ करें, जो कि आपके अगर ड्राई स्किन है तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, अच्छी रहेगी। सीरम्स आते हैं हेलोनिक एसिड के, और मंथली आप वंस एक हाइड्रा फेशियल ले लें। पार्लर वाले फेशियल्स अवॉइड करें, क्योंकि वो पॉलिशर और ब्लीचेस डाल के फेस की स्किन को बर्न करते हैं, बड़े केसेस देखे हैं ऐसे, और वो पिगमेंटेशन की तरफ चला जाता है फिर। तो इससे बहुत बेहतर है आप मेडिकेटेड डॉक्टर्स की सुपरविजन में हाइड्रा फेशियल्स लें, वो बहुत अच्छा एक वे है। चलिए जी, ये आपकी स्किन केयर है। सो एंटी एजिंग के लिए कौन कौन से प्रोसीजर हैं और सबसे इफेक्टिव कौन सा है? अच्छा, मैं नीचे से शुरू करती हूँ, मतलब ये है कि सिंपल प्रोसीजर से शुरू करती हूँ और फिर मेजर प्रोसीजर्स तक आती हूँ। सबसे इफ़ेक्टिव की जो आपने बात की है, एक्चुअली स्टैटिक्स में हमेशा कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स को लेके चलना चाहिए। तो
एज फार आप 25 की एज में आते हो, 30s में जाते जाते आपका कोलेजन बॉडी से शेड अवे होना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन में, फेस की स्किन में भी कोलेजन लेवल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन की काफ़ी डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं। उनको अवॉइड करने के लिए हमें एस्थेटिक प्रोसीजर्स स्टार्ट करा देने चाहिए आफ्टर 30s इवन, और इवन मिड 25 के अराउंड। उसमें सबसे सिंपल प्रोसीजर PRP विच इज़ एक्चुअली डिराइव फ्रॉम योर ओन प्लाज्मा। आप ही के ब्लड से हम लोग स्टेम सेल्स बनाते हैं, इट्स लाइक अ सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसके अंदर इसको बनाया जाता है, और वो आपके फेस के ऊपर माइक्रोनेटलिंग की जाती है, विच इज़ द वेरी बेस्ट सोर्स टू बूस्ट अप द कोलेजन। तो आप चाहे आपकी स्किन पे स्कार्स हैं या नहीं है, या डैमेज स्किन नहीं है, फिर भी आपको PRP ज़रूर लेनी चाहिए। वो आपकी एजिंग को रोकता है। ठीक है। आपके रिंकल्स जिनकी वजह से हमें बुटॉक्स देना पड़ता है, फिलर्स लेने पड़ते हैं क्योंकि स्किन सैगी होगी, तो उसको लिफ्ट करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए फिलर्स करने पड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बच जाते हो, या जल्दी नहीं जाना पड़ता। ठीक है। PRPs के सेशन एवरी मंथ हर हेल्दी स्किन को भी इवन लेने चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने तो इतने PRP के सेशन लिए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअली ये नहीं है कि एकदम से कोई फ़र्क नज़र आएगा। ये एज के साथ साथ आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन की, फेस की एज छोटी लगती है। आप एट द एज ऑफ 35-25 की लुक देते हो, वो लोग जो कि एवरी मंथ PRP का सेशन लेते हैं आके। ठीक हो गया। सो ये PRP के अलावा कौन से ऐसा PRP के अलावा हमारे पास जो स्टैटिक में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें फिलर्स आ जाते हैं, बुटॉक्स आ जाता है, एक्सोसोम्स आ जाते हैं, कुछ लेज़र्स हैं जो कि आपकी स्किन को यूथफुल रखते हैं, जैसे कि CO2 एब्लेटिव लेज़र है, वो हम प्रोसीजर ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद बुटॉक्स कितना इफेक्टिव है और कितनी देर बाद आपको इसके सेशन रिपीट करने पड़ते हैं? बुटॉक्स बहुत इफेक्टिव है। आपके अगर रिंकल्स आ ही गए हैं और फाइन लाइंस फोरहेड पे, क्रोज फीट, तो आप इसको स्टार्ट कर दें ताकि वो स्टैटिक लाइंस में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, स्टैटिक लाइंस जो हैं फिर वो ट्रीटेबल नहीं होती हैं, वो हमें फिर फिलर्स और डिफरेंट चीज़ों पे जाना पड़ता है। तो बुटॉक्स आपके मसल्स को रिलैक्स करके आपकी स्किन को स्मूथ आउट कर देता है, बड़े अच्छा लुक देता है। बुटॉक्स का असर 9 माह तक रहता है और ईयरली या 9 मंथली आप इसे रिपीट करा सकते हैं फॉर योर फाइन लाइन्स। हर स्किन टाइप के लिए, कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो ये हर स्किन टाइप के लिए ट्रीटमेंट है? बोटॉक्स तो हर स्किन टाइप के लिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसने आपकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, जो कि आंखों के इर्द गिर्द आ जाती हैं, लाइंस क्रोज फील्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, फोरहेड पे आ जाती हैं और लोअर फेस पे भी कुछ एरियाज में बोटॉक्स सेफली इंजेक्ट किया जाता है। सही। सो इसके अलावा मुझे बता दें कि फिलर्स की किन एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरत होती है, किन लोगों के लिए रिकमेंडेड होता है? समटाइम आप फेस टाइप देख के कह रहे होते हैं नहीं इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है, आप ये करा लें। हर फेस के लिए फिलर नहीं है। ठीक है। इसी तरह हर फेस के लिए हर प्रोसीजर नहीं है। कुछ लोग मतलब अब ये होता है ना कि नॉर्मली आपके किसी कजन ने कराया, किसी फ्रेंड ने कराया और आपने कहा अच्छा आपको ही बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका फेस इससे बड़ा अच्छा होगा, मैं भी करा लूँ। मैं भी करा दूँ। हर फेस के लिए फिलर नहीं है, इवन हर फेस के लिए हर मशीन भी नहीं है। जैसे कि मुझे अक्सर अपॉइंटमेंट्स आती हैं, हाइफू कराना है, तो मैं कहती हूँ आई जस्ट नीड टू सी यू वंस, टेक कंसल्टेशन। हाइफू हर फेस के लिए नहीं है। हाइफू इज़ एक्चुअली द फेस लिफ्टिंग लेज़र, जो कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिससे हम फेस की लिफ्टिंग करते हैं, मगर वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं है। इसी तरह फिलर भी आस्क योर डॉक्टर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, तभी किया जाएगा। तो वैसे फिलर बेसिकली आपके फेस को प्लम करने के लिए और जो सैगी फेस है उसको लिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। लिप्स में लोग कराते हैं, लड़कियां कराती हैं बड़े शौक से लिप्स को प्लम करने के लिए। फिर नोज़ फिलर किया जाता है, नोज़ को तीखा बनाने के लिए। चीक फिलर्स किए जाते हैं ताकि चीक बोन्स को थोड़ा सा एनहांस कर सकें, वो आपकी बड़ी यूथफुल लुक देता है। अंडर आई फिलर किया जाता है ताकि आपकी अंडर आई जो संकन है या डार्क सर्कल्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम फिलर्स यूज करते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल भी आपके खत्म हो जाते हैं फिलर्स? जी बिल्कुल, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे लोगों को इशू रहता है डार्क सर्कल, बड़े बहुत इश्यूज हैं ये। तो डार्क सर्कल्स के इलाज में हम फिलर्स पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड अब आ चुका है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक बड़ी हेल्दी चीज़ है, फिलर से ज़्यादा प्रेफरेबल है अंडर आइज में उसको करना। तो वो फिर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ बड़े अच्छे से ट्रीट होते हैं। तो डार्क सर्कल के चांसेस को हमने रोकना कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का, हम कैसे कोशिश करें कि अब इस स्टेज पे आए ना, क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए? एक तो ना डार्क सर्कल मैंने देखा ज़्यादातर जेनेटिकली होते हैं। अच्छा। उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिकली होते ही हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें तो बचपन से ही हमारे अम्मी को भी थे, और वाकई देखा जाता है कि वाकई ऐसा होता है।
डार्क सर्कल्स को प्रिवेंट करने के लिए जब आपको लग रहा है कि आना शुरू हो गया तो PRP स्टार्ट करा दो सबसे पहले। PRP जो आपके प्लाज्मा से बनी है वो हम अंडर आई में इंजेक्ट करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं डार्क सर्कल को ट्रीट करने के लिए। डायरेक्ट फिलर पे तो नहीं आना चाहिए, पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट ऐसी रखिए, स्क्रीन टाइम कम करें तो वो भी आपका काफ़ी बचत हो जाएगी। सही। ठीक है, फिर इन द एंड ये हम मीज़ोज़ भी कुछ होती हैं और फिलर्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी डार्क सर्कल को ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब हमने बात करनी है जो लोग चाहते हैं तीखी नाक हो, खूबसूरत से होंठ हो, फेस को अपने जो है वो बड़ा आइडियल सा बनाना चाहते हैं, तो वो आइडियल लुक फेस की आप कैसे दे सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो साथ ही साथ इस चीज़ को तो हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो लोग चाहते हैं कि उनका रंग गोरा हो, और आजकल हम स्किन वाइटनिंग के लिए ड्रिप्स की बहुत बातें सुन रहे हैं। सो कितनी इफेक्टिव है ये ड्रिप्स? एक्चुअली ड्रिप्स जो हैं ग्लूटाथायोन ड्रिप्स के नाम से, NAD भी अब तो आ गया है, तो अगर आपके LFTs RFTs जिससे आप कहते हो गुर्दों के टेस्ट और जिगर के टेस्ट फ़ाइन है तो आई थिंक ले लेना चाहिए इन ड्रिप्स को, कोई ख़ास नुकसान नहीं है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपके लेवल में ग्लूटाथायोन और विटामिन के लेवल को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपके फेस पे ग्लो आ जाता है। एक्चुअली ग्लो आना इसका साइड इफ़ेक्ट है। बेसिकली दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप्स और मैं इनके हक में हूँ अगर आपके LFTs RFTs ठीक हैं तो। लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम कुछ इंजेक्शंस के बाद स्नो वाइट बन जाएंगे, तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आपका कलर टोन जो है 1 शेड लाइटर ज़रूर होता है, मगर वो इस वजह से क्योंकि ये इसका लेवल मेंटेन रहता है बॉडी में, विटामिन हैं, ये बहुत अच्छे हेल्दी विटामिन हैं, सो इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर अच्छा, ऑल्टरनेट इसके क्या कोई खाने वाली और लगाने वाली क्रीम्स भी होती है? खाने के लिए कोई दवाई होती है? बिल्कुल होता है, खाने वाली दवाइयाँ भी हैं। जब ये कोर्स पूरा कर लेते हैं इसका, कुछ इंजेक्शंस का, तो हम खाने वाली मेडिसिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स आती हैं, अब वो ले सकते हैं। और लगाने के लिए मेडिकेटेड क्रीम्स अवेलेबल हैं फार्मेसी में, मार्केट्स में, क्लिनिक्स पे, तो हमारे क्लिनिक पे भी अवेलेबल हैं। तो ये वाली हेल्दी क्रीम्स यूज़ करें। वो जो कुछ लोग स्टीरॉयडल क्रीम्स लड़कियाँ यूज़ करती हैं और उसके बाद वो छाइयाँ बन के सामने आती हैं, उनसे अवॉइड करें। हेल्दी वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करें जो कि मेडिकेटेड हैं। कोई ऐसी आप अच्छी ग़िज़ा रिकमेंड करना चाहें जो आपकी स्किन को फ्रेश रखती है? फ्रूट्स, अच्छा, फ्रूट्स हो गए, जैसे कि आजकल ये मेलन, वाटरमेलन, जिसमें लेवल जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, इनकी जो भी आपके हेल्दी फ्रूट्स हैं, विटामिन C लेवल जिनमें ज़्यादा है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो वाले लेने चाहिए, उससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। सही, यानी आप ये नॉर्मल रूटीन में चीज़ें शामिल कर लें अगर आप अपनी स्किन को अच्छा दिखाना चाहते हैं। सो अब आ जाए शार्प नोज़, कुछ लोग चाहते हैं, लिप्स चाहते हैं जी अच्छा हमारे प्रोमिनेंट हों, और उनके लिए बेस्ट प्रोसीजर कौन कौन से हैं? और कुछ लोग हम अक्सर देखते हैं कहते हैं कि जी हमें बारहा ये रिपीट पे सेशन बहुत जल्दी करने पड़ जाते हैं। जिन लोगों को जल्दी करने पड़ते हैं उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, नोज़ को शार्प करने के लिए बोटॉक्स और फिलर्स की हेल्प ली जा सकती है। ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि स्लिम हो जाता है आपका नोज़ बिल्कुल। हाँ, स्लिम हो जाता है, मगर ये टेम्प्रेरी है। ठीक है। जो बोटॉक्स और फिलर्स के इफेक्ट्स हैं ये टेम्प्रेरी है। एस्थेटिक्स की फील्ड में ये चीज़ें टेम्प्रेरी हैं। फिर अगर आपने परमानेंट सोल्यूशन पे जाना है फिर वो आपकी सर्जिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जो कि एक मैसिव प्रोसीजर्स हैं, बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में जो किया जाता है। ठीक है, तो जो बोटॉक्स और फिलर्स हैं इनकी लाइफ 1 ईयर 9 मंथ्स 1 ईयर ही होती है, उसके बाद आपको रेपिटेशन करनी ही पड़ती है। सही। तो जो लिप फिलर है मैंने देखा है इसका स्टे 2-3 साल निकल जाता है। लिप फिलर का स्टे सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो हाइड्रेटेड रहते हैं लिप्स ना, पानी पी रहे हो आप, जैसे कि लिप एक एरिया ऐसे जो हाइड्रेटेड रहता है। नोज़ और चीक फिलर जल्दी बैठ जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारा वाटर इनटेक में भी अच्छा ना हो, मे बी हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड जिम करते हो, तो उसकी वजह से फिलर्स का स्टे और बोटॉक्स का स्टे कम हो जाते हैं उन लोगों में। वो लोग जो कि रिपीट नहीं कराते हैं सेशन, क्या आपकी स्किन दोबारा से उसी टोन में आ रही थी और बिगड़ जाती है? बिल्कुल नहीं बिगड़ती, एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल बिगड़ती नहीं है, अपनी वापस असलियत में आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिगड़ जाएगी। सही है। तो इसके लिए जी आपको क्या करना है जी? अपने डॉक्टर से राब्ते में रहना है। नॉर्मली होता ही है कि आपने एक जगह से कराए फिर आप दूसरी जगह चले गए।
तो ये बड़ा मसला है। आप जिस भी डॉक्टर से करा रहे हो प्लीज़ उसके साथ कनेक्टेड रहो, अपने बार बार डॉक्टर्स चेंज ना करो, क्योंकि हर एक की स्किन डिफरेंट है। डॉक्टर आपकी स्किन के साथ एक दफ़ा काम कर रहे हैं, उसको ज़रा आइडिया हो जाता है कि क्या लेवल है, किस तरह की है, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो उसको पता होता है आपकी स्किन टाइप का। और मेरा ख्याल है अब जो लोग ये प्रोसीजर कराते हैं, क्या वो स्किन पे पॉलिशर वगैरह, क्योंकि नॉर्मली हम अक्सर घर में खुद भी कर लेते हैं, पॉलिश से भी करा लेते हैं, आईब्रोज वगैरह करा लेते हैं, सो वो ऐसे तो नहीं कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव इनके बाद हो जाती है? पॉलिशर तो हर हालत में मना है। ठीक है, आपने पार्लर वाला पॉलिशर नहीं करना, पार्लर जाके मेकअप कराएं, बाल बनवाएं, मगर प्लीज़ फेस के साथ कोई छेड़ा-छेड़ी ना करवाएं। ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि पॉलिशर तो है, मैंने आपको बताया अवॉइड करना चाहिए। तो सर आईब्रोज वगैरह बनवानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंसिटिव हो जाती है। नॉर्मल अपने वर्क्स कर सकते हो आप। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही थी कि अगर आप फिलर्स वगैरह कराते हैं फाइन लाइंस के लिए फोरहेड की, तो वो कोई इशू तो नहीं होता? आपकी स्किन वो पार्ट कुछ सेंसिटिव तो नहीं हो कुछ जाता? अरसे के लिए आपको मना किया जाता है, स्पेशली 5 to 7 डेज का टेन्योर होता है जिसमें फिलर और बोटॉक्स सेटल हो जाता है, उसके बाद आप करा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी उसके कोई एसेट नहीं होता। अच्छा, ब्यूटी पार्लर पे भी आजकल हम बहुत सारे सैलून्स पर देख रहे हैं, बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह किए जा रहे हैं, हाइड्रोफेशियल्स किए जा रहे हैं। सो क्या वहाँ से हम करा सकते हैं? अगर तो वहाँ डॉक्टर मौजूद है, एस्थेटिक डॉक्टर मौजूद है जो कि ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, MBBS के बाद उसकी क्वालिफिकेशन है, क्रेडेंशियल्स चेक करें, डर्माटोलॉजिस्ट है, तो फिर आप करा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी टेक्नीशियन से करा रहे हो तो वो नहीं आप कराना। ठीक है, हाइड्रा फेशियल का आपने जिक्र किया था, किस तरह से आपकी स्किन उससे बेहतर होती है और क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं? जी, हाइड्रा फेशियल एक बहुत बेसिक और अच्छा फेशियल है। यूजुअली पार्लर्स भी कर रहे हैं, मगर मैं फिर भी कहूँगी कि आप क्लिनिक से कराएं, क्योंकि पार्लर्स किसी ना किसी तरह ब्लीच को बीच में ले ही आते हैं, आपको पता भी नहीं होता, वो ब्लीच डाल ही देते हैं। तो इट्स अ हेल्दी थिंग, इससे आपकी ब्लड फ्लो बहुत अच्छी होती है। हाइड्रा फेशियल के कुछ स्टेप्स हैं जिनमें हम ऐसे आपको औजार यूज़ हो रहे होते हैं जो कि आपकी स्किन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से स्लाइट सी लिफ्टिंग भी आती है फेस में और क्लीनिंग, डीप क्लींजिंग भी हो जाती है। सो हाइड्रा फेशियल वंस इन अ मंथ या आफ्टर 2 months रिपीट करा लेना चाहिए, ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं। सो जिन लोगों की स्किन पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, उनको क्या करना है? उनके लिए तो फिर देखिए, पहले पता चले कि रीजंस क्या हैं, बाल एक्स्ट्रा बाल अगर आ रहे हैं तो वो हम आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने हार्मोनल लैब्स वगैरह आपकी होंगी, मे बी आपको PCOS हो, मे बी कोई ऐसे अंडरलाइंग इश्यूज हों जिनकी वजह से बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। पहले उन इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली लेज़र इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। डोंट गो फॉर ब्लीचेस फॉर योर हेयर, फेशियल हेयर्स, डोंट पुल देम विद ट्यूज़र, थ्रेड्स ना करें, इसके लिए थ्रेडिंग भी लोग कराते हैं, वो सारे पिगमेंटेशन बना देते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स ना। इवन लोग वैक्स करके बर्न करके आते हैं। लेज़र इज़ द सेफेस्ट एंड वेरी गुड ट्रीटमेंट, इसके रिजल्ट्स हैं, आप कुछ सेशंस में देखोगे। लेज़र से भी तो स्किन बर्न हो जाती है कुछ लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है। सोप्रानो हम भी अपने क्लिनिक में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सेफ़ और बहुत अच्छी लेज़र है। ट्रेंड अगर आप हैं इस चीज़ के लिए तो आप आराम से करा सकते हैं, कोई बर्न का चांस नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पेनलेस प्रोसीजर है। और हाँ, लोग समझते हैं कि एक दफ़ा लेज़र कराया बाल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, कंसेप्ट गलत है अभी लोगों के माइंड में। एक्चुअली कुछ सेशंस चाहिए होते हैं, ऑलमोस्ट 8 to 12 सेशंस के बाद आपका 80% बाल परमानेंट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जो बाकी फाइन हेयर रह जाता है, लेज़र इज़ वेरी गुड फॉर द थिक हेयर। थिक ब्लैक हेयर होगा तो वो लेज़र बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करेगी, ख़त्म कर देगी, बिल्कुल ख़त्म कर देगी। मगर जो फाइन हेयर्स हैं जो कि बारीक बारीक हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करती कि वो फेस लेज़र्स लें। उनके लिए हम पिको लेज़र ज़्यादा अच्छी है, वो ब्लॉन्ड करती है बालों को और कोलेजन बनाती है और ऐसा ऐसा बाल फाइन बाल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रिंकल्स के लिए भी क्या कोई ऑप्शन होती है? हाँ, कोई खास प्रोसीजर? हाँ, रिंकल्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, PRP, बोटॉक्स, CO2 लेज़र, ये सारे रिंकल्स के लिए। अगर कोई लेज़र की तरफ जाना चाह रहा है तो ये सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक दफ़ा असेस करना पड़ेगा, डॉक्टर को आप दिखाएं। अगर पिगमेंटेशन है तो हम लोग लेज़र्स यूजुअली नहीं करते। ठीक है,
जी। माइक्रो नीडलिंग किस पर्पस के लिए कराई जाती माइक्रो ब्लेडिंग, है? नीडलिंग। micro needling is actually the PRP. Usually we do the PRP with micro needling. अच्छा। माइक्रो needling एक्चुअली नैनो निडल्स होती हैं, छोटी छोटी सी निडल्स हैं जो कि एक पेन के अंदर हम लगा के PRP के साथ करते हैं। वेरी गुड प्रोसीजर। वही मैंने सबसे पहले जैसे बताया था कि PRP इज़ द हेल्दीएस्ट सेफेस्ट प्रोसीजर। कोलेजन प्रोडक्शन करानी है इसने, आपकी स्किन को सैगी नहीं होने देगा ये। ठीक, मल्टीपल इसके ट्रीटमेंट्स लेने सेशंस लेने चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है कोलेजन बूस्टेड रहे और जल्दी एजिंग ना आए। सही। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। जिन लोगों को गर्मियों में स्किन पे एक्नी हो जाती है, जी। उनको स्किन केयर क्या करनी है? एक्नी हो जाती है उनको एक तो सबसे पहले सन ब्लॉक्स ज़रूर लगाने चाहिए। दूसरा, अगर एक्टिव एक्नी है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और मेडिकेशन लें, क्योंकि यही एक्टिव एक्नी फिर स्कार्स में चेंज हो जाती है। वो जब एक्नी हील होता है, जैसे भी तोड़ टूड़ के करते हैं घर की रेमेडीज़ लगा के, फिर वो डीप स्कारिंग बन जाती है और बहुत फिर वो ऑकवर्ड लगती है। फौरी तौर पे अगर किसी को ख़त्म करनी है तो लेज़र के थ्रू हो सकती है? नो, जल्दी इसका कोई इलाज नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक्नी को लेज़र से करें, कुछ मेडिकेशंस होती हैं। हाँ, यानी उनको आपको पहले स्किन दिखानी है अपने हाँ। डॉक्टर को और फिर उसके पहले कोई मेडिकेशन हाँ। और फिर जो है अगर लेजर की तरफ जाना है तो वो एकदम से नहीं हो जाएगा। No थैंक यू shortcut। सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, स्किन केयर के हवाले से हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आप हाइड्रेट रहेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। बाकी जो सेफ प्रोसीजर है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी स्किन का अच्छे से मुआयना कराएं और फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है उसको कंटिन्यू करें। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे आज के मेहमान जो कि ताइक्वांडो चैंपियन हैं, मजहर महसूद। और इनके बारे में पहले मैं आपको बताती चलूँ जी, पाकिस्तानी ताइक्वांडो फाइटर ने 30 सेकंड में भारतीय फाइटर को ढेर कर दिखाया। भारत की तो वैसे ही आजकल हमारे हाथों मेरे ख्याल से शामत आई हुई है। सो हमारे प्लेयर्स भी जो हैं वो मैदान में, ये भी मैदान जंगी होता है जहाँ पर आप जो है वो अपनी तमाम सलाहियतों का मुजाहिरा करते हैं और मद्दे मुकाबिल जो भी आपका जो होता है फाइटर, उसको आपने मार भगाना होता है। तो अच्छा हो गया जी, इंडिया का फाइटर था जी। अच्छा जी, मजहर महसूद साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सो मैदान जंग में भी हमने मात दे दी और यहाँ पर आपने मात दे दी, तो आपने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया। ताइक्वांडो कब से खेल रहे हैं? जी, ताइक्वांडो में 6 सालों का था जब से खेल रहा हूँ। तो मेरी एजुकेशन भी इसी की बेस पे आई गॉट स्कॉलरशिप इन पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके साथ मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की और उसके बाद मास्टर्स किया यूटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये है कि मैं बचपन से ही कर रहा हूँ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। इंस्पिरेशन कौन था, कैसे ख्याल आया? इंस्पिरेशन ब्रूस ली था उस टाइम पे ना। ओल्ड टाइम में VCR पे ब्रूस ली की मूवीज़ चलती थी, तो मैं और मेरे भाई जो है वो जैसे मूवी एंड होती थी तो हम एक दूसरे को मारने लग जाते। भाई ने कहा एक दूसरे को ना मारे, बस ये कि क्लब में ना आपको एडमिशन ले देता। फिर वहाँ से होते तो मोटिवेशन बन गई। फिर उसके बाद स्किल को और इन्हेंस करने के लिए यूट्यूब पे डिफरेंट टेक्निक्स देखते रहे। तो इसी तरह फिर पाकिस्तान कैंप में चले गए, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है इस्लामाबाद में। तो इसी तरह होते होते मोटिवेशन फिर और बढ़ती गई। 2006 में पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जूनियर वियतनाम में, वहाँ हम चले गए। इस तरह पार्टिसिपेट करते करते तो इस स्टेज पे आ गए। सो बड़ा मुश्किल मरहला होता है ये फाइटिंग। सो अब सबसे पहले अपना कितना ख्याल रखना पड़ता है और अपनी सेहत का कितना ख्याल रखना पड़ता है, और फिर वो तो आगे वाला स्टेप है ना कि अगर कभी कोई इंजरी वगैरह हो जाए, अपनी हेल्थ केयर कैसे करनी पड़ती है? देखिए, हमारी जो कॉम्बैट गेम्स है इसमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पहले तो हमें नहीं पता होता, बस वो जज्बात की बेस पे वो खिला रहे होते थे ना, आप उधर से हो, आप इस तरह हो, मतलब फ़ाइट में ना आपने इंडिया को हराना है, उसको हराना है। बाद में हम जब पंजाब में आए तो हमें पता चला कि अच्छा न्यूट्रिशन भी वो ज़रूरी होता है। उसके बाद आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जैक्टली हमारे वेट के हिसाब से फ़ाइट्स होती है ना। तो यहाँ पे आके फिर हमें और पता चला कि इस हिसाब से हमने ट्रेनिंग करनी होती है। तो यही हमें डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। लाइक पहले हमें मना करते थे कि ये चीज़ें ना लें और इस तरह, लेकिन हम जब बाहर गए तो डिफरेंट फाइटर्स जब देखे, US के, ईरान के और जापान के, तो हमने देखा अच्छा ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो वो साथ साथ एक्सपोजर होता गया और लर्निंग जो था, लर्निंग कर्व हमारी वो और भी इम्प्रूव होती गई। तो इसलिए ये चीज़ें इनका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। सही। सो आपको सीखने का यानी मौका मिलता रहता है, आप जितने ममालिक विजिट करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, ऑब्वियसली आप वहाँ के लोगों से फ़ायदा भी उठाते हैं। इंजरी कभी ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी भी हुई और
ऑब्वियसली एक गेम ही ऐसी है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते जी हैं। जी बिल्कुल। ऑपरेशन मेरे मतलब 5 से 6 ऑपरेशन हो चुके हैं डीएनएस के, क्योंकि ये हमारा एक्सपोज्ड एरिया होता है काफ़ी। तो 2 दफ़ा ये हो चुका है। रिब्स मेरी क्रैक हो गई थी ईरान में, तो उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं ना तो हम। कभी सोचा नहीं कि गलत इंतखाब कर लिया है या इसको छोड़ना है? तो अब तो काफ़ी आगे आ गया है ना, और शौक भी था। तो ये ताइक्वांडो की तरफ, पहले मैं किक बॉक्सिंग भी करता था ना साथ, तो ये प्रोफाइल जो डेवलप हुई है वो फिर ताइक्वांडो में काफ़ी डेवलप हो ठीक गई। है। तो इसलिए फिर अब छोड़ भी नहीं सकते ना, शौक है, सही। तो इसी वजह से फिर। फाइनल मुकाबले की तैयारी कितने दिन पहले करते हैं और कैसे करते हैं और कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? ये तो जब हमारे इवेंट्स आते हैं हम सारा साल ही ट्रेनिंग में ही होते हैं। लेकिन अच्छा। जब जैसे इवेंट करीब आता है ना, तो फिर और भी मतलब इंटेंसिव और काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग वो जो होती है वो फिर हम 3 से 4 टाइम कर लेते हैं ना। अगर पहले हम 2 टाइम करते हैं तो एंड पे फिर हम 2 टाइम पे चले जाते हैं, 3 टाइम रूटीन पे। आपकी क्या होती है वो भी ज़रा बता दें। ऑब्वियसली हम जब देखते हैं कि इतने मजबूत लोग हैं, फाइटर्स हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता क्या करते हैं, अपनी डे रूटीन ज़रा हमारे साथ शेयर। सुबह इस तरह हम नमाज पे उठते हैं, तो सुबह हमारा 2 से 3 घंटे का सेशन था। फिर मैं जॉब भी करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने एम्बेसडर भी बनाया हुआ है इंटरलूप। तो फिर उसके बाद जॉब पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा 2 से 3 घंटे का सेशन, जॉब आवर्स में भी उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। फिर वो करके फिर ऑफिस चले जाते हैं। फिर उसके बाद शाम में दोबारा ट्रेनिंग होती है। अच्छा, इसमें यानी दिन में 2-3 दफ़ा? जी 2 से 3 दफ़ा। सही। और डाइट आपकी क्या नॉर्मल रहती है खाने पीने में? कोई क्या प्रोटीन बेस्ड होती है, लाइक बीफ, मटन और फिश हो गई, चिकन, इस तरह। अगर मतलब कैलोरीज डेफिसिट पे है, टाइम कम रह गया, हमने नीचे वाले वेट में खेलना है, तो हम कैलोरीज डेफिसिट पे चले जाते हैं ना। अगर तो ऊपर खेलना है तो फिर हम कार्ब्स भी साथ ले रहे होते हैं, और प्रोटीन और बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो साथ ले रहे होते हैं। सही सही। सो ये सिलेक्शन किसकी होती है कि आपने कौन से वेट में खेलना है? ये हम रैंकिंग के हिसाब से देख रहे होते हैं। लाइक हमें मेल्स भी आती हैं कि जो टॉप 50 फाइटर हैं या 40 फाइटर्स, उनको मेल रिसीव होती है, तो कहते हैं इस तरह ना आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। तो वो हम देखते हैं किस में हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम जाते हैं। लाइक अभी मेरी रैंकिंग मिडल और हैवी वेट में, तो आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है? बेस्ट मेरा वैसे वेल्टर वेट है, ठीक है। लेकिन उसमें जाना फिर लाइक टाइम कम रह जाता है। लेकिन अभी भी 108 से मैं 87 पे आया था जापान के इवेंट के लिए इन जस्ट 2 मंथ्स ना। तो इसलिए मिड जो हमारा वेल्टर वेट है वो मेरा अपना पसंदीदा है। सही। सो पाकिस्तान में ताइक्वांडो का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? हमारे नौजवान जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ऑल दो पहले तो हम बिल्कुल ही नहीं नाम सुनते थे, अब तो बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से, लेकिन अब नौजवान कहते हैं हम आना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हमने ज्वाइन कैसे करना है, एक ट्रैक कौन सा ज्वाइन करना है। सो उनकी रहनुमाई अगर आप लाइक पहले तो इट वाज मोर डिफिकल्ट ना कि आप मतलब कॉम्बैट गेम्स में आ सके ना। मैं ताइक्वांडो से हट के ओवरऑल कॉम्बैट गेम्स की, किक बॉक्सिंग की, एमएमए की, इनकी बात करूंगा। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो लोगों का रुझान काफ़ी इस तरफ आ रहा है। पहले तो हमारा क्रिकेट, फुटबॉल और इन गेम्स की तरफ, तभी जी इंडिविजुअल गेम्स में ना लोग आ रहे हैं। लेकिन ये कि अब जैसे हमारी ताइक्वांडो गेम है, इसमें हमारी जो फेडरेशन है वो काफ़ी वर्क कर रही है, ईरान से कोचेज़ मंगवा रही है, कोरिया से मंगवा रही है। तो अभी जो हमारे लोगों की ताइक्वांडो में प्रोफाइल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। जी सही। सो मद्दे मुकाबल जब कोई फाइटर होता जी। है, ऑब्वियसली दूसरे मुमालिक में जाके जब आपने फाइट करनी होती है, जी। तो आपको उसकी साइकी समझना, उसके बेस्ट पार्ट कौन से हैं, कहाँ से वो आपको हरा सकता है, जी, जी, बिल्कुल। वो इतने कम टाइम में आप किस तरह से असेसमेंट कर लेते हैं? इसलिए तो मेरा जब फाइनल था फिलीपींस के साथ, फर्स्ट राउंड में हार गया था ना। लेकिन आप अगर 2 राउंड्स जीत लेते हैं तो आप विन कर जाते हैं। नेक्स्ट में फिर स्ट्रेटेजी मैंने चेंज कर ली, क्योंकि वो राइट लेग से खेल रहा था, तो उसको ब्लॉक करके मैं चेंज पे ना खड़ा हो गया। तो उसके बाद जो थे 2 राउंड्स मैंने जीत लिए। इसलिए आपको जज भी करना होता है, साथ खेलना भी होता है, अटैक्स भी करने होते हैं, काउंटर भी करना होता है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। लेकिन ये कि जो कर लेता है फिर वही विन करता है। सही। सो मद्दे मुकाबल आपने जैसे कि यहाँ बताया गया है कि फिलिपाइन, जापान, भारत, सबसे टफ मुकाबला कौन सा था? टफ जो था सबसे फिलीपींस के साथ। अच्छा। ऑल दो के जो इंडियन थे वो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी थे, विनोद कुमार, तो उनके साथ ये था कि सेमीफाइनल था। लेकिन ये था मेरे कुछ सामान का भी इशू था, जैसे शिन आर्म्स, वो जो हमारे साथ कोच थे, वो इशू बन गया था। लेकिन उनसे ही मैंने ना सामान लिया था, और उन्हीं के साथ मेरी फाइटर क्या बहुत गुस्से वाले होते हैं, उनसे सबको बच के रहना पड़ता है? नहीं, हमारे ताइक्वांडो में तो काफ़ी काम होते हैं। मतलब अगर आप एमएमए की भी बात करें, जो हमारे दागिस्तानी फाइटर्स हैं, रशिया, उनको भी आप देख लेना, वो बड़े काम ऐसा तो नहीं कि अगर आपको जरा सा कुछ कहा तो गुस्सा आ गया और बस? नहीं, इसमें काफ़ी ना आपको नो डाउट आपके पास सेल्फ डिफेंस और ये सारी स्किल्स होती हैं। लेकिन आप जब मतलब पंचिंग बैग और इसको हिट कर करके ना, बस आप ये कि बस कूल डाउन हो जाते ना, आप स्ट्रीट फाइट में उस तरह इंगेज होते हो। ये है कि बस
बंदा आराम से ना। फाइटर के अंदर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए और कौन सी आपकी ऐसी चीजें, शार्पनेस जिसे कहते हैं ना कि फौरन आपको पता चल जाए कि बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? जी, ताइक्वांडो की अगर मैं बात करूँ तो आपकी रिफ्लेक्सेस जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। लाइक अगर वहाँ से कोई किक उठा भी रहा है तो आपको ना उसके काउंटर के लिए रेडी रहना पड़ता है, ब्लॉकिंग भी करनी होती है, और ये सारी चीज़ें ना ये बड़ी ज़रूरी हैं। और साथ फाइट के लिए ना मतलब 1 से 2 घंटे पहले हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। जो भी आपके प्री वर्कआउट्स होते हैं ये सारे ये लेने पड़ते हैं। जो मैंने गैप एनालाइज किया ना हमारे फाइटर्स में, ना टाइम का पता होता है और ना उस तरह की तैयारी होती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें रखने के लिए ना मतलब आपको पहले ही तैयार रहना पड़ता है। और रिफ्लेक्सेस जो से और कॉन्फिडेंस ये बड़ा क्या ज़रूरी अपनी है। पर्सनालिटी में चेंजेस देखते हैं जो पहले चीजें नहीं थी फाइटर बनने के बाद अब आपने आप? पहले हम बड़े एग्रेसिव थे ना। अच्छा। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में जो फाइट्स करते थे एग्रेसिव, बस ये मुंह तोड़ देना, ये कर देना। लेकिन जैसे ही ना विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोफेशनल लेवल पे आते गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर गए, तो वो एक पर्सनैलिटी में जो तहम्मुल होता है, ठहराव होता है, वो जो है ना यानी वो देखिए आपको स्पोर्ट्स कितनी जो है पॉजिटिव चीजें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, तहम्मुल भी आ जाता है, एक डाइट पैटर्न भी आपका बड़ा अच्छा हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी हो जाती है, पेशेंस आपके अंदर आ जाता है। तो हमारा तो मजहब भी ये सब चीजें कहता है। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे नौजवान जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको कुछ अगर गाइडलाइन देना चाहें कि अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्टेप्स हैं, यहाँ से वो स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि वो जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे ना कोई मार्शल आर्ट्स का क्लब देख लेना, इनिशियल लेवल पर वहाँ ज्वाइन करें। फिर जितने भी इवेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पे जाएं, फिर उसके बाद नेशनल में लाजमी पार्टिसिपेट करें, किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद कोई भी ना बाहर का इवेंट जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके साथ इनकी यह कि मोटिवेशन जो है ना उनकी कंटिन्यू रहेगी। लाइक ये इसके हमारी गेम इस तरह, इसमें ना आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग काफ़ी होते हैं। अच्छा। वो मुंह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। ये है कि आपने बस लोगों की बातों में नहीं आना, आप ये कि अपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहें। गेम्स, इस गेम के कुछ रूल्स बता दें जो गेम आपको कहती है कि ये तो बिल्कुल नहीं करना, आप बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। इसमें यह होता है कि एक तो अगर मैं बताता चलूँ, मेरे 2-2 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं ना, इसमें आपके सेंसर्स अटैच होते 2 हैं। मिनट कम नहीं होते? नहीं, 2 मिनट में आप जब 1 मिनट गुजरता है ना तो बंदा बस इस तरह होता है कि मना, क्योंकि आपकी जिस तरह हमारी बॉक्सिंग भी है उसमें तो आपको जो अपर बॉडी है वो यूज हो रही होती है, इसमें तो आपकी लोअर बॉडी यूज हो रही है। वो जब आप उठाते हो, नी अप्स करते हो, ये सारी चीजें करते हो तो उसमें काफी फोर्स चाहिए होती है। जी, तो वो 2 मिनट जो है ना काफी ज्यादा होती है। ठीक है, 2 मिनट आपके पास होते हैं जो 2 मिनट और होते हैं। रूल्स के मुताबिक क्या चीजें जो आपने बिल्कुल नहीं करनी? रूल्स में है कि आपने पंच ना फेस पे नहीं मारना, अगर मारनी है तो किक मारनी। ठीक है। लाइक अगर नॉकआउट्स करने हैं या नॉकडाउन्स करने हैं तो आप ना फेस पे मारने हैं। टर्निंग में आप ट्रंक्स पे मार सकते हो, वो हमारे वेट्स होते हैं उस हिसाब से आपकी पावर सेट हुई पड़ी होती है ना। तो आप अगर फॉर इंस्टेंस -54 -58 में खेल रहे हैं तो आपके सेंसर्स जो है ना ट्रंक में वो उसी पावर के हिसाब से होती है। ठीक है। यह है कि आप पंच नहीं मार सकते, और इसके अलावा ये कि आपकी जो लोअर बॉडी उस पर आप हिट नहीं कर सकते। ये कुछ फाउल्स हैं जो आप नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं हो। सही। बाकी आप जिस तरह ये आप करेंगे तो आप गेम से बाहर हो जी, जाएंगे। गेम से बाहर नहीं होंगे, लाइक फाउल्स होंगे। हाँ, ओके। तो आपके पास कितनी ऑप्शंस होती है, टर्न कितनी होती है कि आप जो है वो अपना प्ले कर सकते हैं? रूल में है कि आपका 2 मिनट राउंड है ना, उसमें अगर रेफरी ने आपको शरीयत नहीं कहा ना तो आप तब तक जो भी टेक्निक यूज करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जब स्टॉप कर दिया तो आपको ना फिर रहना। अगर उसके बाद आपने मार दिया तो फिर होम ग्राउंड का एज होता है कि आप अपने मुल्क में हैं। जी और बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल होता है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके स्पेक्टेटर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बाहर कंट्रीज में ऐसे नहीं होता। वहाँ पे तो ये एक तो हमारी गेम भी कोरियन है, वो सारे जापानी, कोरियन और चाइनीज वो घूम रहे थे, तो बंदा थोड़ा सा ना पहले देखते हैं कि यार बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से प्रेशर भी होता है जब आप जाके। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही होगा कि मैं यंगस्टर्स को देखना चाहूँगा कि कॉम्बैट गेम्स की तरफ आएँ, और बिल्कुल इन चीज़ों से डरने की बात नहीं है, लोगों की बातों में ना आए। और ये है कि मतलब कोई भी कॉम्बैट गेम सेलेक्ट करें और उसमें अपनी स्किल को इन्हेंस करें। इससे ये है कि उनको एजुकेशन साइड पे भी एडवांटेज मिलेगा, और उसके बाद जो बाकी उसकी इवेंट की उनकी प्रोफाइल है वो भी डेवलप होगी, और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे, और इनसे उनको काफ़ी मोटिवेशन। नो डाउट आपकी पर्सनालिटी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है, हेल्दी भी आप रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव होना शुरू होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज है जी 14 तारीख और 14th को जिसकी बर्थडे है जी उनको हम विश करने जा रहे हैं जी। सालगिरह है आज हशाम अली सिंधु की, आगा ज़ैन अली ख़ान, और इसके बाद जी सरदार ख़ान की बर्थडे है, इब्राहिम ख़ान की, आज सारे ख़ान की बर्थडे है। अच्छा जी, और इसके बाद जी आमना की बर्थडे है।
आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी बर्थडे है कल यानी 15 तारीख को, तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। आपने करना क्या है जी, हमारी स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप अपनी पिक्चर भेजें अपने नाम के साथ, तो प्रोग्राम में आपको भी शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा आज के भाव। ले जी, हम अपना काम समझते हैं रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करना, ताकि आप अपनी करीबी मार्केट में जाएं तो आपको पता चल जाए कि जी रेट क्या होगा। बट लोग कहते हैं जी आप जो रेट लिस्ट बताते हैं उसके अकॉर्डिंग तो सब्जियां नहीं मिल रही होती, इसमें हमारा कसूर बिल्कुल नहीं होता। हम अपना काम करते हैं जी। अब हमें नहीं पता होता कि आपका घर अगर लेट्स सपोज गुलशन रावी है या फिर DHA है, तो वहाँ की मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो रेट डिसाइड कर लिए जाते हैं। या होता क्या है, क्वालिटी के मुताबिक रेट डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो ये इशू इंतज़ामिया के एंड से आता है। समरा की तरफ चलेंगे, आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फ़र्क बरकरार है। इंतज़ामिया रेट लिस्ट का इतला करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमानी कीमत पर शहरियों को सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। आज के कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का आज का सरकारी रेट 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। प्याज का आज का रेट 35 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से टमाटर का आज का रेट 40 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 50-60 रुपये फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। अदरक की कीमत की बात कर लें तो उसकी कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अदरक का जो सरकारी नर्ख है वो 715 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन का आज का सरकारी नर्ख 182 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 350 में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों के हवाले से भी आपको बताते चलें तो मटर का आज का सरकारी नर्ख 181 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्ज़ मिर्च का आज का सरकारी नर्ख 95 रुपये है और यहाँ पर 120 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से बैंगन का आज का सरकारी रेट 62 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। गोभी का आज का सरकारी रेट 28 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से लीमू का आज का सरकारी रेट 248 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 600-700 रुपये किलो तक में शहरियों को फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि रेट लिस्ट में रेट्स कुछ और हैं, लेकिन जब वो ख़रीदने आते हैं बाज़ार में तो किसी और दामे में उनको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि इंतज़ामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो आए, विज़िट करे, गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। वो सब्ज़ी खरीदने आते हैं तो उनको महंगे दामों पर रोकी जाती है, तो उनकी इंतज़ामिया सो मच समरा हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।